नमस्कार दोस्तों, मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत मराठा साम्राज्य को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें शिवाजी के बारे में हमने देख लिया था, अष्टप्रधान के बारे में हमने देख लिया था। इस समय जो टैक्स वगैरह की व्यवस्था थी उसके बारे में हमने देख लिया था। महत्वपूर्ण ये सारी बातें हो गई थी। पेशवा पे प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ संधियां हैं जो इस साम्राज्य के बारे में हैं, तो उनके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो मैच करने के प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे, सीक्वेंस में लाने के प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। सीक्वेंस में कैसे सेट करते हैं, मतलब पेशवाओं का सीक्वेंस पूछा जाता है शुरू से अंत तक। और कुछ घटनाएं हैं, घटनाक्रम पर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। प्रश्न वही होंगे मैच करके या वन लाइनर या जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मराठा पेशवा जो है उनमें सबसे पहले एक नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ के बारे में जो बात है, 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल रहा है। और बालाजी विश्वनाथ जो हैं ये पेशवा बनाए गए साहू के द्वारा। साहू ने इनको पेशवा बनाया 1713 में। 1720 तक ये रहेंगे। इनके बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पेशवाओं का जो पद था, पेशवाओं के पद को इन्होंने क्या किया था, वंशानुगत बना दिया था और राजा को शक्तिहीन इन्होंने कर दिया था। तो पेशवा का पद इन्होंने क्या किया, वंशानुगत कर दिया। पेशवा का पद इन्होंने वंशानुगत कर दिया, है ना। राजा इससे शक्तिहीन हो गए। और जो ये हैं बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ ने ऐसा किया था, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और क्यों, और ये पद इनको मिला कैसे था। साहू जी जो थे, साहू जी का ने एक खेड़ा का युद्ध लड़ा था, तो खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी और ताराबाई को पराजित किया था उन्होंने, तो उसी के फलस्वरूप इनको ये बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। और बालाजी जो विश्वनाथ हैं, और एक इनकी एक संधि पूछी जाती है। एक संधि है, तो एक संधि ये हुई थी किसके साथ में, ये पूछा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली जो था वो मुग़ल प्रतिनिधि था, तो मुग़ल प्रतिनिधि हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि को रिचर्ड टेपल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। तो किसके किसके बीच हुई थी मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, तो बालाजी विश्वनाथ और साथ में हुसैन अली। और हुसैन अली जो था ये प्रतिनिधि था मुग़ल का, ठीक है ना, ये मुग़ल का प्रतिनिधि था, मुग़लों का प्रतिनिधि था। इन्हीं के बीच में ये संधि हुई थी और इसको रिचर्ड टेपल ने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा। तो ये ऑप्शनल में पूछा जाता था कि किसने कहा था। बाकी ये जो संधि थी, इस संधि को मैग्ना कार्टा कहा था, मैग्ना कार्टा, रिचर्ड टेपल ने। रिचर्ड टेपल ने इसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया था कि ये मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा है। अगली जो बात है वो अगले जो ये होंगे 1720 के बाद में, इनका क्रम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद यानी कि 1720 तक ये रहे, इसके बाद आएंगे बाजीराव प्रथम। ये बालाजी विश्वनाथ हैं, तो यहीं से बा ले लीजिए, बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम आएंगे 1720 में, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 20 साल का होगा। 1740 तक इनका कार्यकाल होगा। ये बाजीराव प्रथम। तो पहले ये बालाजी विश्वनाथ और इसके बाद में बाजीराव प्रथम, ये क्रम याद रखिएगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया था, दिल्ली पर इन्होंने अटैक किया था, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट था पेशवा। इसके पहले किसी ने नहीं किया था, है ना। और धावा बोल दिया दिल्ली पर इन्होंने। और उस समय कौन था, मोहम्मद शाह था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। दिल्ली को छोड़ने के लिए, गद्दी छोड़ने के लिए वो तैयार कर लिया था इन्होंने, इतना तगड़ा हमला किया था। ठीक है, तो पेशवा जो बाजीराव प्रथम था उसने मुग़लों की स्थिति को कमज़ोर किया था, इसके लिए जाना जाता है। ठीक है ना। और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए
साहू को उत्साहित किया कि आओ हम अब उस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तक फहराने लगेगी। ये स्टेटमेंट इन्हीं का था, है ना। तो उत्तर में फिर साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार फहरा देंगे, हिमालय के पार तक पहुंचा देंगे, है ना, और निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ऐसा बाजीराव प्रथम ने के संदेश पर साहू जी ने कहा था। ठीक है, बाजीराव जो प्रथम है ये बाजीराव प्रथम ने एक पालखेड़ा के मैदान में निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम थे तो उनको पराजित कर लिया था और वहाँ पे एक संधि हुई थी, मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, है ना, पालखेड़ा का मैदान, वहीं पर पराजित हुए वो, तब ये संधि हुई थी। ठीक है, और बाजीराव प्रथम एक और चर्चा में एक कारण से और रहे, एक थे मस्तानी और मस्तानी को से इनके संबंध थे। मस्तानी ये महिला थी और मस्तानी नामक महिला के साथ इनके संबंध थे, इस कारण से भी इनकी चर्चा होती है। ठीक है, तो एक तो इनकी संधि याद रखिएगा, शिवगांव की संधि इनके समय हुई थी, शिवगांव की संधि एक इनके समय होगी, और दूसरी जो संधि है इनके समय और कौन सी होगी, एक इनकी संधि होगी बेसिन की विजय जो होगी, तो उसमें सालसेट, है ना, सालसेट की जो संधि होगी वो इस समय, है ना। तो बेसिन की विजय बाजीराव की महान सैन्य कुशलता का प्रतीक मानी जाती है और ये पुर्तगालियों से जो बेसिन की संधि होगी, सॉरी बेसिन की संधि तो होती है, और सालसेट और बेसिन उसमें पुर्तगालियों से इन्होंने छीना था। सालसेट की संधि नहीं होती है, संधि का नाम यही होता है, और सालसेट और बेसिन ये उनसे पुर्तगालियों से छीनने में समर्थ हो जाते हैं बाजीराव प्रथम। ठीक है ना। हिंदू पातशाही का आदर्श जो था, हिंदू पातशाही का आदर्श ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने ही इसको प्रारंभ किया था, हिंदू पातशाही का आदर्श इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में 2-3 घटनाएं याद रखिएगा। इसके बाद में आते हैं बालाजी बाजीराव। क्रम याद करिए, क्रम इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, अब बाला यहां का और फिर बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव, बालाजी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बालाजी बाजीराव, इसको भी मिटा देते हैं। (1740) से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये 21 साल तक रहेंगे, 1761 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव यही है, इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नाना साहब, नाना साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब 1749 की बात है, 15 दिसंबर को साहू जी का निधन हो जाता है और उनके कोई संतान नहीं होती है, तो अपनी मृत्यु के पूर्व ही ये ताराबाई के पौत्र होते हैं राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। ठीक है, फिर रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम और पेशवा के बीच एक संधि होती है और इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह जाते हैं। ठीक है, और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन जाता है और पेशवा पद जो है वो वंशानुगत हो गया है। किसने वंशानुगत किया था ये बताइए? पेशवा का पद किसने किया था? बालाजी जो थे शुरू में, उन्होंने ही कर दिया था, तो वंशानुगत हो गया था और मराठा जो पद वंशानुगत हो गया और यहाँ पर राजा का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया और राजनीति का केंद्र अब क्या हो गया था? पूना हो गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर 1752 में एक झलकी की संधि होती है। 1752 में मराठों ने निजाम के साथ एक झलकी की संधि की और वहाँ पे बराड़ का आधा भाग भी प्राप्त किया था। तो इस तरीके से ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो बाकी ये इनके बाद आए थे, नाना साहब के नाम से इनको जाना जाता था। बाकी इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, ये क्रम पूछा जाता है। बाकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये क्रम पूछा जाता है कि किसके बाद कौन आया।
1741 तक ये रहेंगे, सॉरी 61 तक ये रहेंगे 1740 से। ठीक है, तो अब ये पूना में दफ्तर हो गया, पूना में अपना ये सब काम करेंगे। तो बालाजी बाजीराव के समय में ही एक युद्ध होगा, वो याद रखिएगा। बालाजी बाजीराव, पानीपत का युद्ध आपने सुना है? तो पानीपत का कौन सा युद्ध होगा ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध इनके समय होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध इनके समय होगा 14 जनवरी 1761 को, और इसमें मराठे हार गए थे, है ना। तो ये तिथि भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 14 जनवरी 1761 को। और इसमें जो मराठे हैं, मराठे यहाँ पर हार जाएंगे पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और इस हार के कारण बालाजी की फिर मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे बालाजी। और बालाजी बाजीराव जब समाप्त होंगे तो यहीं तक ये इंपॉर्टेंट है। फिर माधवराव आएंगे, इसके बाद कौन आएगा? माधवराव। कहानियाँ इसमें बहुत हैं, लेकिन काम की चीज़ें बड़ी कम हैं। यहाँ पे इस पोर्शन को पढ़ने पढ़ाने में यही दिक्कत होती है। इसमें काम का बस केवल यही पूछा जाता है कि किसके बाद कौन आया। तो इनके बाद आएंगे माधवराव। 1761 में माधवराव आ जाएंगे, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, केवल 11 साल रहेंगे। 1772 ईस्वी तक माधवराव ये रहेंगे। माधवराव जो थे, तो पानीपत का जो युद्ध हुआ, तो पानीपत के युद्ध में बालाजी चले गए, मृत्यु हो गई उनकी उसके बाद। तो उसके बाद ये पेशवा बनते हैं। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उनको पुनः दिल्ली की गद्दी पर किसने बैठाया था? अगर ये पूछा जाए तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने ही बिठाया था। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने बिठा दिया था। दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने बिठा दिया, दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था इन्होंने। और मुगल बादशाह पहले तो किसके पेंशन भोगी हुआ करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के, और अब जो है ये मराठों के पेंशन भोगी बन गए। इससे ये मराठा पेंशन भोगी इन्होंने, और वैसे थोड़ी बिठाएंगे, तो मराठा पेंशन भोगी उनको बना दिया, मराठा पेंशन भोगी। बात समझ में आ गई? ऐसे सब चलता रहेगा। 1772 ईस्वी में इनको टीबी होगी, और टीबी से इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनको टीबी होगी, ट्यूबरक्लोसिस, और टीबी से इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस होगी और इनकी डेथ हो जाएगी। इनके बाद में जब माधवराव चले जाएंगे, इसके बाद ये क्रम पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब पूरे पेशवे जो इम्पोर्टेंट है उनका तो हम क्रम देख ही लें। माधवराव के बाद में आएंगे नारायण राव। कौन आएगा? नारायण राव। 1772 में ये आएंगे, लेकिन इनका कार्य बहुत कम समय का रहेगा। नारायण राव 1772 में ये आएंगे और 1773 में ये चले जाएंगे, खत्म। केवल 1 साल का कार्यकाल इनका होगा, है ना। इनकी हत्या कर दी जाएगी। एक्चुअली होगा ये कि इनकी हत्या इनके चाचा ही एक होंगे रघुनाथ राव, रघुनाथ राव इनको मार देंगे, और माधव राव नारायण द्वितीय को फिर ये बिठा देंगे। मतलब एक सभा बनाएंगे, गठित करेंगे, उसमें 12 सदस्यों की एक परिषद होगी, और वो सदा उसको कहेंगे 12 भाई सभा, 12 भाई सभा। और 12 भाई सभा की देखरेख में इनकी जब हत्या हो जाएगी, तो फिर पेशवा बना दिया जाएगा माधवराव नारायण द्वितीय को। माधवराव नारायण सेकंड को, ये छोटा ही रहेगा, तो 12 भाई सभा बनाई जाएगी। ये पूछा जाएगा कि किसके बाद बनी थी, तो 12 भाई सभा, 12 सदस्यीय एक परिषद होगी, वो कार्यभार संभालेगी। और ये उन्हीं के निर्देशन में इस समय चलेगा। 72 से 73 तक रहने के बाद मामला इनका समाप्त हो जाएगा। फिर जो माधवराव नारायण द्वितीय है, ये प्रथम आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है ना, तो इसके समय होता है। पहला एंग्लो मराठा जो वार है वो इसी के समय होता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसके समय हुआ, तो इसी के समय होता है। उसके बाद में फिर एक समय होगा, फिर इसमें बीच में कोई नहीं बैठेगा, यही माधवराव सेकंड द्वितीय ही रहेगा। फिर आएगा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड जो है ये अंतिम पेशवा होगा, इस रूप में ये इंपॉर्टेंट है। बाजीराव सेकंड मतलब इनका कार्यकाल चलता रहेगा। यहाँ पे तो नारायण राव जो है वो मार दिए जाएंगे, इनकी हत्या कर दी जाएगी। इनकी हत्या कर दी रघुनाथ राव के द्वारा, है ना। रघुनाथ राव जो होंगे द्वारा इनकी हत्या हो जाएगी।
इनके द्वारा इनकी हत्या हो जाएगी। और इसके बाद में अंत में आएगा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ये आएंगे, और बाजीराव जो सेकंड है ये लंबे समय तक रहेंगे, 1796 से 1818 तक। और इसके बाद में ये मतलब ये अंतिम पेशवा थे, पेशवा का पद फिर समाप्त हो जाएगा। अंग्रेज लोग इनकी मदद करेंगे, इंग्लिश की हेल्प से ये बैठेंगे और ये अंतिम पेशवा होंगे। ये दो बातें याद रखिएगा, अंतिम पेशवा कौन होगा? बाजीराव सेकंड, यही होंगे। और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार भी होंगे, ये भी जान लीजिए, तभी तो अंग्रेज इनको बनाएंगे, है ना। अंग्रेज तो 1 इंच भी मदद किसी की वैसे नहीं करेंगे, कोई भी हेल्प अंग्रेज वैसे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होगा तभी तो मदद करेंगे। तो ये अंतिम पेशवा होंगे और ये बाद में आत्मसमर्पण करेंगे, जब अंतिम पेशवा के रूप में ये काम करेंगे और बाद में ये आत्मसमर्पण करेंगे। एक कोरेगांव और अष्टी का युद्ध होगा, उसमें ये हार जाएंगे और उसके बाद में ये आत्मसमर्पण कर देंगे और पेशवा के पद को फिर अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। और ये जो बाजीराव सेकंड है, इनको पेंशन याफ्ता बना के बिठूर भेज दिया जाएगा, कानपुर के पास जो बिठूर पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर ये रहेंगे लंबे समय तक और ज़िंदा रहेंगे ये, और 25-30 साल बाद 1853 की बात है, वहाँ पर इनकी फिर मृत्यु हो जाएगी। तो ये अंतिम पेशवा होंगे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो क्रम इम्पॉर्टेंट है, क्रम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है बालाजी, बालाजी के बाद में दूसरा बाजीराव, बाजीराव के बाद में तीसरा बालाजी बाजीराव, और उसके बाद में माधवराव, माधवराव के बाद में नारायण राव, और नारायण राव के बाद में कौन बनेगा? माधवराव द्वितीय, और माधवराव द्वितीय के बाद में बाजीराव द्वितीय। इस तरीके से ये पूरा क्रम इम्पॉर्टेंट है, इनका क्रम ऐसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे। और जो चिटपुट चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं कि ये इनके बारे में पूछा जाएगा, कौन अंतिम है, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत किया गया, है ना, कौन किसके द्वारा बना, जैसे ये बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के द्वारा बने, है ना, और पेंशन याफ्ता की जो बातें यहाँ पर हुई हैं, किसको कहाँ भेजा गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जैसे अंग्रेज और मराठों के बीच में कुछ युद्ध हुए और कुछ संधियाँ हुई, ठीक है। तो जो संधियाँ हुई वो पूछी जाती हैं, आपसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो अंग्रेज और मराठों के मध्य प्रमुख संधियाँ, ये संधियाँ। अब इन संधियों को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे प्रथम मांगल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच में, ये जो संधियां हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, और इसके बाद में जो संधियां हुई इनका क्रम पूछा जाएगा। जैसे एक संधि हुई सूरत की, और सूरत की जो संधि होती है 1775 में, और जैसे सूरत की संधि के बाद में अगली संधि जो पुरंदर वाली हमने बात किया था, पुरंदर की संधि हो जाएगी 1776 में, ठीक है। उसके बाद में बड़गांव की संधि और एक सालबाई की संधि आती है। बड़गांव की संधि 1779 में और एक सालबाई की संधि आती है, ये आ जाती है 1782 में, ये हो जाएगी 1782 में। अब ये क्रम पूछा जाएगा कि कौन सी कब हुई थी, पहले और बाद करके ये क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कौन सी हुई, क्रम से सजाइए इसको। तो ये डेट याद रखिएगा, ये यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए, सुपू बसा करके याद हो सकता है, इस तरीके से। बाकी फार्मूले ही भूल जाते हैं, जो बहुत फार्मूले याद करते हैं लोग, वहाँ पे फार्मूले ही नहीं याद आते हैं। फिर द्वितीय एंग्लो मराठा वार जो होता है, इसका जो है वो 1803 से 1805 के बीच में। अब इसके बीच में जो है, इसमें भी 4 संधियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 संधियां एक साथ हैं, एक देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। अब यहाँ पर एक बसीन की संधि है, बहुत बार पूछी गई है, 1803 में ये होती है, 1803 ईस्वी, ये सब ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है, बसीन की संधि। अब उसके बाद में 2 संधियां हैं, एक देवगांव, एक सुरजी अर्जुन गांव। ये 1803 में नहीं होगी,
ये वाली जो होगी बसीन की संधि 1802 में होगी, यहाँ पे 1803 में होगी, है ना। सुरजी अर्जुन गांव, ये जो संधि होगी ये भी 1803 ईस्वी में होगी। अब इसमें पहले कौन हुई है, तो ये पहले है, ये बाद में है। यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट सेकंड ये हो जाएंगे, ठीक। और अंत में इसमें एक संधि होगी राजापुर घाट की संधि। और ये होगी 1805 में। यहाँ पर ये 1800 नहीं, ये 1805 यहाँ रहे, 1804 लिख लीजिए इसको, 1804 ईस्वी में होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सालबाई की जो संधि है, वैसे देखिए हर साल संधि हो रही है, 75, 76, 79, 1802, 1803, 1803, 1804। सालबाई की संधि के बाद जो बसीन की संधि है, ये 20 साल का अंतर है। तो इस सालबाई की संधि का माना जाता है प्रभाव 20 सालों तक रहा। ये प्रश्न भी पूछा गया, पूछ लिया जाएगा किसका प्रभाव सबसे ज्यादा समय तक रहा। तो ये वाली जो संधि है सालबाई की संधि, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा समय तक रहा। यहीं से अप्लाइड करके क्वेश्चन बनाइए, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, ठीक है। 20 साल तक ये प्रभाव। बाकी ये संधियां टूट रही हैं तभी तो अगली संधि हो रही है, जल्दी जल्दी संधि हो रही है। तो स्थिरता आई थोड़ी सी सालबाई की संधि के बाद, 20 सालों तक इसका प्रभाव बना रहा। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1816 से 18 के बीच में। ठीक है, नागपुर की संधि इसमें होती है, 2 ही साल का ये है। इसमें भी बीच में ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में होगी, ठीक है। तो नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, ये जो होगा ये 1816 से 18 के बीच में। तो इसमें जो नागपुर की संधि है ये 1816 में, ग्वालियर 1817 और ये भी 1817, ये दोनों 1817 में हो जाएंगे। और एक मंदसौर की संधि होती है 1818, इसमें पूछ लिया जाएगा तो पहले ये होगी बाद में ये होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्रम बढ़ाने को आपसे पूछा जाता है, एक ही सन में 2 संधियां फिर याद नहीं रह जाती, और इतना डेट आप याद नहीं कर सकते कि आप तिथियां बिल्कुल याद कर लें। तो ये पेशवा थे, और पेशवाओं के समय जो ये सारे संधि हुए, युद्ध हुए, इनके बारे में, और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम। कल से जो अगला अध्ययन होगा वो हम लोगों का, अब मॉडर्न पे हम लोग आ रहे हैं, मॉडर्न की स्टार्टिंग करेंगे। जो चीज़ें पॉलिटी में सर ने डिस्कस किया है, जैसे उस समय का संवैधानिक जो विकास वगैरह है, वो सब यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन एक अंग्रेज़ों के आगमन से लेके चलेंगे, जब ब्रिटिश शक्तियाँ आएंगी, स्टार्ट करके और आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू सो मच।